खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। 19 जून 2020, जी हाँ, ये वो तारीख है जिसका सूबे की सियासत में बड़ी मुद्दतों के साथ इंतजार किया जा रहा था। इस दिन की नियति बदलने के लिए कई माननीयों की नीयत टटोली गई, चुनावी चौसर पर कई चालें चली गई, सियासी साजिशें रची गई, कई षड्यंत्रों का ताना बाना बुना गया। कयास तो यहाँ तक लगाए गए थे कि राज्यसभा चुनाव तो बहाना था, सियासत के गलियारों में दूर कहीं निशाना था। लेकिन कयास हकीकत में तब्दील होते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो संख्या बल के आधार पर कांग्रेस 3 में से 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी राज्यसभा में दस्तक देंगे। वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 सीट पक्की मानी जा रही है। राजेंद्र गहलोत उच्च सदन में सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा दिखाई दे रहा है? याद कीजिए, कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रिकेट, फिल्म और सियासत संभावनाओं का खेल है और किसी भी वक्त पासा पलट सकता है, नतीजे चौंका सकते हैं। लेकिन चुनाव और नतीजों से पहले बीच में है आज की रात। क्या आज की रात कोई सियासी करामात कर सकती है? क्या समीकरण बदल सकती है? या फिर राज्यसभा का रण वही परिणाम लेकर आएगा जिसकी गवाही सदन का संख्या बल चीख चीख कर दे रहा है? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सूबे की सियासत में 19 जून साबित हो द डिसाइडर, यानी निर्णायक दिन। दो कैंडिडेट्स हमारी ओर से हैं, 2 कैंडिडेट्स उनकी तरफ से हैं। वोट सही तरीके से पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हमारे वोट तो हमको पड़ने वाले हैं कम्प्लीटली। वो क्यों इतना अपसेट हो रहे हैं? राजस्थान के अंदर एंट्री कर रहा था, उस भ्रष्टाचार रूपी ट्रक के चारों पहियों की हवा निकालने का काम राजस्थान विधानसभा के विधायक करेंगे और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी यहां से निश्चित तौर से शानदार जीत हासिल करेंगे। प्रत्याशियों पर पल पल भारी भारी है आज की रात। राज्यसभा के रण में कौन बनेगा सरताज? सियासी समीकरणों में किसकी बनेगी बात? कमल करेगा कमाल या बाजी मारेगा हाथ? और सबसे बड़ा सवाल, किसके हक में होगी जीत? कौन झेलेगा मार? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश दाधीच जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं और साथ ही वाम दल नेता भंवर सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण मीणा जी, आज की रात बस है, कल वोटिंग है और आज बहुत तैयारियां भी आप लोगों ने की, प्रशिक्षण भी लिया। कैसा रहा दिन और कितनी उम्मीद कर रहे हैं कल की जीत को लेकर अपने दोनों कैंडिडेट की? देखिए श्वेता जी, ये चिन्हित व्यक्तियों का चुनाव है जी, और अलग अलग पार्टीज के नाम पे जीत के आने वाले, जिनके नाम पे जीतने वाले सदन में 200 मेंबर्स हैं। अब इनमें से यदि कहीं कोई गलती हुई तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग की परिभाषा में माना जाएगा जी। और आज तो माननीय वसुंधरा जी कह चुकी है कि बीजेपी 1 सीट जीतने जा रही है, ये ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो साफ है कि 2 सीट कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट बीजेपी जीतेगी। बीजेपी अपनी संख्या बल से हट कर के कैंडिडेट खड़ा नहीं करती। माननीय पुनिया जी का मैं सम्मान करता हूँ, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन संभावना ही नहीं है। देखिए, प्रजातंत्र में ईमानदारी भी कोई बड़ी बात होती है। कांग्रेस ने ईमानदारी से मात्र 2 सदस्य अपने खड़े किए हैं, जो उसका अधिकार है, जो उसके पास मतदाता है। बीजेपी का भी 1 सदस्य होना चाहिए था। उन्होंने जानबूझ करके राजस्थान में जिस तरह से सारे ड्रामे को जो जन्म दिया, वो प्रजातंत्र में अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। और जो मध्य प्रदेश और गुजरात में हो रहा है, दूसरी जगह जो बीजेपी कर रही है, वह प्रजातंत्र के लिए अच्छी शुरुआत नहीं कर रही है। मैं उनसे अब भी निवेदन करूंगा कि वो प्रजातंत्र को प्रजातंत्र माने। ईमानदारी भी कोई बड़ी बात होती है, पैसा बड़ी बात नहीं होती। चलिए ठीक है, लेकिन राजनीति में तो यही नजर आता है रामनारायण मीणा जी। बहुत सारे उदाहरण दूसरे राज्यों के भी हैं। मुकेश दाधीच जी, देखिए पिछले 10 दिन से 15 दिन से बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने सभी अपने विधायकों को एकजुट किया है, होटल में बैठे हुए हैं, बहुत सारे बयान ऐसे आए। लेकिन ये सब तो आप लोग की वजह से हुआ। अगर चौथा कैंडिडेट आप नहीं उतारते, जबकि नंबर्स भी नहीं है, तो शायद बहुत ही सामान्य तरीके से चुनाव होता।
इतनी चहल पहल और इतना ज्यादा श्वेता जी, मुझे तस्वीरें ऐसी देखने को नहीं मिलती। क्या चक्रव्यूह था ये? चक्रव्यूह क्या है? श्वेता जी, मुझे ताज्जुब होता है कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर। जी, अभी रामनारायण मीणा जी ने बड़े तरीके से कहा कि नंबर ऑफ गेम हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए आपने दूसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूं सर, आपको ही 2013 से 18 के बीच में 8 जब हमारी सरकार थी, राज्यसभा के चुनाव थे, कमल मुरारका जी को किसने खड़ा किया? क्यों खड़ा किया? उस समय संख्या बल किसके साथ था? तब आपने ये बात नहीं सोची? तब आपके लोग नहीं थे? डॉक्टर करोड़ीलाल ने, इसलिए करोड़ीलाल ने खड़ा किया जो बीजेपी का राज्यसभा देखिए सर, आपके विधायकों का प्रस्तावकों में साइन है, देखिएगा जरा खोल करके उसको, है ना। इसलिए आप सोचिए, आप कहने के लिए मत कहिए। ठीक है, लेकिन मुकेश जी क्या मतलब निकलते हैं? सुनिए आप, ठीक है। इसलिए कांग्रेस का चरित्र जैसा है, वो करते क्या है। भजनलाल जी को 93 में कौन लेके आया? कौन सरकार गिराना चाह रहा था? भैरव सिंह जी की। आपको तो अभी आप लोग भी यही करना चाह रहे हैं? इसलिए नहीं, हम अभी कुछ आप नहीं लोग करना चाह रहे। हम कुछ नहीं कर- नहीं, नहीं, आप विषय को घुमाइए नहीं। आप मैं जो कह रहा बोल रहे हूं, हैं, सर, उसी पे बात कर रहे हैं। हाँ। लोकतंत्र में चुनाव लड़ाना अधिकार है, और ओकार सिंह लखावत कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं है कमल मुरारका की तरह। ओकार सिंह लखावत सामान्य से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और उसको चुनाव लड़ा उसने। आपने, आपके पास में अगर कोई फैक्ट है, आपने एसओजी बैठाई, आप करते हैं ना सार्वजनिक रूप से, और मैं अभी भी दावा करके आपको ताल ठोक के कहता हूँ, 19 तारीख कल निकल जाएगी, उसके बाद में आप और हम सब यही हैं। अगर राजस्थान में इस संबंध में जो बातें कांग्रेस के नेताओं ने कही है, मुख्यमंत्री जी ने कही, अगर उसमें से एक भी साबित हो जाए, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, बीटीपी के 2 विधायक की शर्तों पे आए हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं 2008 में, 2013 में आरसी चौधरी जी इसका जवाब दीजिए। आरसी चौधरी जी, मैं श्वेता जी मेरी बात नहीं करता हूं। बिल्कुल ठीक है, आप ही के सवाल जो आरोप लगा रहे सर उसी पे जवाब लें। ठीक है, ये एलिफेंट ट्रेडिंग किसने? ठीक है, लेकिन अभी इसको आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर देखा जाए, या पुरानी बातें करते हैं, और कांग्रेस आपके ऊपर अभी मध्य प्रदेश, गुजरात को लेकर आरोप, कर्नाटक को लेकर आरोप, उनका कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, आप पुरानी बातें लेके कांग्रेस पर, यानी दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गुजरात की क्या बात हो रही है? आरसी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक वैश्विक महामारी का दौर है, और देश के प्रधानमंत्री के सबसे अजीज दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, उनका बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम किया 24 फरवरी को, और तमाम सीमाएं लांघ दी उनके इस भव्य प्रोग्राम के लिए। कोरोना की महामारी को भी नजरअंदाज कर दिया। 29 मई को डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि आज सुबह मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई, बेहद तनाव में दिखे। उन्होंने चाइना के मुद्दे को भी इग्नोर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की सरहद की रक्षाओं को भी दरकिनार करके किस प्रकार से कुसंगत प्रयास किया, ये मैं तथ्यों के साथ में कहना चाह रहा हूं। 55 विधानसभा सीटों का 17 राज्यों में चुनाव था, यहां पे सिर्फ 18 सीटें बचती हैं, बाकी निर्विरोध चुनाव हो जाते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं, उसके बावजूद वहां पे अपने प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाती है, वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग करती है, वहां पे विधायकों को तोड़ती है, और फिर 24 मार्च को इसलिए लॉकडाउन की घोषणा करते हैं ताकि और ज्यादा सफलता पा सके। लेकिन राजस्थान का नेतृत्व सजग था। यानी ये जो डेट पोस्टपोन किया, आप ये कह रहे हैं इंटेंशनली है, ये इंटेंशनली किया गया, मार्च से जून में इसको पोस्टपोन किया गया। निश्चित रूप से अगर ये नहीं होता, चुनाव आयोग को भी नहीं होता साहब, ये तो चुनाव हमारी सामने अगर 21 तारीख को लॉकडाउन फिर आप होता है, 21 तारीख को लॉकडाउन किया सर आपने, 21 तारीख को मैं कह रहा हूं कि अगर ये चौथा प्रत्याशी नहीं होता तो राजस्थान का चुनाव निर्विरोध होता। आज हम कोरोना की महामारी की लड़ाई, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए भंवर सिंह जी, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग ने अपनी बात रखी। भंवर सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ बने हुए वामदल नेता है। भंवर सिंह जी, नंबर गेम होता है, राज्यसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है, निर्विरोध भी हो चुके हैं, और लेकिन कुछ ऐसी सीटें, करीब 18 सीटें अगर हम देश भर की बात करें, जहां पर वोटिंग होनी है कल। अब राजस्थान का भी निर्विरोध हो सकता था, लेकिन चौथा कैंडिडेट उतारा गया। सवाल जब होता है तो उनका कहना है कि ये लोकतंत्र है और हक है, हम खड़ा कर सकते हैं, हमारे वोट वेस्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में तो आपके पास नंबर्स नहीं है, तो आपका चौथा कैंडिडेट हारेगा ही अगर नंबर्स नहीं है। नंबर्स आप लाओगे कैसे जब दूसरों को अपने साथ लाओगे? वही हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है। देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है वो सबके सामने है। अभी गुजरात में जो कर रहे हैं वो भी सबको दिख रहा है। इसके पीछे इनका गेम प्लान दूसरा था, राज्यसभा नहीं है। ये लगातार जब से यहाँ सरकार बनी है, गहलोत जी की, ये कह रहे थे कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, ये सरकार टूटेगी, इसमें गुटबाजी है, इसमें सचिन पायलट से मुख्यमंत्री की बनती नहीं है, ये सब प्रचार ये चल रहे थे। और ये इन्होंने अभी टेस्ट करने की कोशिश की राज्यसभा चुनाव के जरिए कि कुछ पैसों का मामला फेंका जाए, 20-20, 30-30 करोड़ दिए जाएं, देखिए विधायक टूटते हैं क्या। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पैसा, अभी आपको पता, प्रधानमंत्री ने PM केयर फंड देश के अंदर बनाया, वो जनता के इसी के लिए बनाया, इसीलिए बनाया, इसीलिए बनाया। अच्छा, मतलब
यही नहीं है, वो जिंदगी भर ईंधन भारती है, जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए, वो विधायकों को तोड़ने के लिए, वो जो है प्रधानमंत्री का काम से बड़े लोग बच्चों को नहीं सकता हूं मैं, हिंदुस्तान को आज इसका हिसाब नहीं देंगे। ठीक है वो प्राइवेट मुकेश जी चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं ना, ठीक है जवाब लेते हैं, चलिए ठीक है। वामदल से आप सुनिए भवर सिंह जी आपने अपनी बात रखी ना, चलिए ठीक है उनसे जवाब ले लेते हैं ना, खुद ही फंस गए अपने जाल में। भवर सिंह जी जवाब ले लेते हैं। मुकेश दाधी जी, मध्य प्रदेश में भी आपके साथ विधायक आ गए, सरकार यहाँ गिर गई, आपकी सरकार बन गई है, अपने आप आ गए, सिर्फ नाराजगी थी, असंतुष्ट है, और यही आप बातें आप लोग राजस्थान के लिए भी कह रहे हैं कि एक मिनट विधायक असंतुष्ट है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, चलिए हेमाराम जी को हमने कहा आप वीआरएस लीजिए विधानसभा में, हमने कहा भरत सिंह जी को अभी हमने कहा कि आप चिट्ठी लिखिए। अरे मध्य प्रदेश की बात नहीं, राजस्थान की बात हो रही चलिए ठीक है एक मिनट आरसी जी एक मिनट हमने कहा भरत सिंह जी को चिट्ठी लिखने के लिए अभी मुकेश दादी जी एक मिनट सर ये डिबेट हो रही। मुकेश जी आरसी जी एक मिनट मुकेश जी ठीक है, एक मिनट सर, सत्य आराम से बोला जाता है, झूठ के लिए चीखना पड़ता है, लेकिन चीखने की जरूरत नहीं ना सर, यहाँ पर आप लोग अपनी बात रखिए। नहीं बिल्कुल, इसलिए आपके पास ज्यादा आ रहे हैं सर, नहीं बिल्कुल, इसलिए आप जो भी सवाल कर रहे हैं आपके पास जवाब के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि सर। एक मिनट भवर सिंह जी एक मिनट, रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रामनारायण जी, विधायकों को एकजुट किया जाता है, बाड़ेबंदी आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि बाड़ेबंदी नहीं है, बस एक साथ करके प्रशिक्षण देना है, इनका भी चिंतन शिविर चल रहा है, लेकिन बार बार वही आरोप वही चीजें हैं। चक्रव्यूह आप लोग कहते हैं कि इन लोग ने रचा, चौथा कैंडिडेट अपना खड़ा कर दिया है, लेकिन क्या इनके बात का जवाब दे दीजिए मुकेश जी, जिस तरह से लगातार प्रहार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की एकजुटता नहीं है, गतिरोध आपके अंदर आप लोगों के बीच में है, और ये तब निकलकर सामने आता है जब भी चुनाव होते हैं, राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। देखिए श्वेता जी, कतनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए जी। दो बात है कि ईमानदार एक बेईमान। आज हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहले भ्रष्ट राजनेता हुए स्वर्गीय जयललिता जी को किसने पार्टी मिला है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, ना पार्टी का नाम लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में चौथा उम्मीदवार किसी संभावना से उतारा होगा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ट्रेनिंग कैंप बताए, कांग्रेस वालों को बाड़ाबंदी बताए। मुझे याद है, मैं आज सभी नेताओं से मिला हूँ, किसी नेता के मन में किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं है, और वसुंधरा जी ने इनको समय समय पर आईना दिखाया है, और वसुंधरा जी को जब लीडरशिप नहीं दी थी गई टाइम पे, इसलिए पार्टी के बारे में कहना ठीक नहीं है। वास्तविकता ये है कि इस प्रजातंत्र की शुद्धता कैसे कायम रखी जाए, और प्रजातंत्र की शुद्धता कायम रखी जाएगी ईमानदारी से, लेकिन बीजेपी जब से पावर में आई है भ्रष्टाचार बड़ा है। आज हमारे सारे ये आज चीन की औकात हो गई, नेपाल की औकात हो गई, छोटा छोटा देश हमारी तरफ आग निकाल रहा है, तो हमें तो देश के लिए हित के लिए काम करना है। हिंदुस्तान की राजनीति को, प्रजातंत्र को स्वच्छता से, ऊंचाई से जो वर्ल्ड देखता है, उसमें विश्व के सामने हमारी बेईमानी नहीं झलकना चाहिए। मैं बीजेपी के साथ इसे ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, भाइयों आपको चिन्हित किया है, जिस चिन्ह पे जिताया है आप उसी के आधार पे बात करिए। ये कांग्रेस भी कर सकती थी, उसका भी शासन है, उसके पास भी नंबर ऑफ वोट्स हैं, जितने बीजेपी को चाहिए उससे कम कांग्रेस को चाहिए। इसलिए मैं इस पे नहीं जाकर के मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगा, मुकेश जी को, सब भाइयों को विनती करना चाहूँगा, अपने नेतृत्व को समझो और राजनीति को भ्रष्टाचार की सीमा लांघने की इजाज़त मत दो। यही मुझे इनसे कहना है, ये मेरा निवेदन है, सबको मानना चाहिए। और जिसने बेईमानी शुरू की है चौथा उम्मीदवार उतार करके, उन आदमी के दिमाग में निश्चित तौर पे बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था। हम लेकिन ये फैसला तो कल हो जाएगा, ये फैसला कल हो जाएगा, बिल्कुल ये है। ठीक है मुकेश जी, चलिए अब उन्होंने सवाल जो भी किया अपनी बात तो उन्होंने रखी, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि आप लोगों को भी पता है कि आपका दूसरा कैंडिडेट नहीं जीतेगा,
कुछ तो सोच के उतारा होगा, कोई बात, या फिर सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र है, हमें अपना चौथा कैंडिडेट उतारना है इसलिए हमने उतार दिया। और चौथा कैंडिडेट उतारना ही तो ये सब सवाल आप लोगों के ऊपर खड़े करते हैं। अगर कांग्रेस बोल रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की, विधायकों से संपर्क किया गया, 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, कहां से ये बात आएगी? और अगर ये झूठ भी होता है तो भी यकीन किया जाएगा, संभावनाएं बन जाती हैं क्योंकि चौथा कैंडिडेट है। श्वेता जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, बार बार प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे सीनियर नेताओं ने, सबने इस बात को स्पष्ट किया कि ओकार सिंह जी लखावत को हमने कैंडिडेट इसलिए बनाया कि हमारे पास 24 वोट एक्स्ट्रा है और वो 24 वोट हम हमारे डाल लें, बस इसीलिए हमने उनको उतारा है। इसमें कांग्रेस जानबूझ करके इसको हवा बना रही है। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात और कही, मुकेश, ये बात भी सुनिए, आप ही की बात पूरी कीजिएगा, लेकिन आप ही के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही कि फिल्म हो, क्रिकेट हो या राजनीति हो, यहाँ पर सब कुछ जायज है और रातों रात भी तख्ता पलट हो सकता है। अब इसके क्या मतलब निकाले जाए? यानी आज की रात है, रातों रात भी कुछ हो सकता है क्या कल के लिए? मेरी बात सुनिए आप, ये बात एक प्रकार से कोई चीज जब प्रमाणित होती है तो उसको इसी लहजे में बोला जाता है। लेकिन मेरा कहना है कि कांग्रेस के खेमे में कहीं कोई नाराजगी है और कहीं कोई आदमी जब चुनाव लड़ता है साहब तो सब संभावनाओं को देखता है। मैं कहना चाहता हूं, आरएलपी के जो विधायक उनसे संपर्क किसने किया? नहीं, बीजेपी के लोग क्यों नहीं गए? संपर्क करने का प्रयास किया ना, किसी ने भी किया हो? अच्छा, किया गया है, वहां पे किया गया है। तो फिर आप साहब चरित्र किस बात का दिखाना चाहते हो? इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जब आप चुनाव की गणित, आपको क्यों बाड़ाबंदी करनी पड़ी? मैं इसलिए कहना चाहूंगा, आपके पास आपकी शर्त उनके साथ में, आपकी शर्त सर उनके साथ, आप केवल इसलिए मत करिए, मेरा कहना, आप भी तो उनके साथ किसी शर्त पे गए होंगे ना, हम तो आप बताइए नहीं शर्त पे गए क्या? अरे आपने कहा ना वोट देंगे उनको, आपने कहा ना वोट देंगे उनको। अरे कमाल कर रहा है, सीपीएम भी वैसे ही आ रही है, जरूरत नहीं, लेकिन सीपीएम तो कह रही है, सीपीएम तो कह रही है, भंवर सिंह जी, इसी पर आप ही स्पष्ट कर दीजिए, सीपीएम तो कह रही है सरकार को सपोर्ट कर रही है। नहीं, मैं आपको बताया 125 वोट उनको 102 वोट चाहिए, तो उनको जरूरत ही नहीं है पहली बात हमारे वोटों की। हाँ, जरूरत तो नहीं है, तो फिर आप दीजिए, वोट ही मत दो ना, कल पता लग जाएगा, वोट दो ना, मत आपको कल पता लगेगा भाई साहब, मेरा ये निवेदन, आपको पता लग जाएगा वोट देंगे नहीं। अगर कोई बात संभावनाओं के आधार पे खड़ी होती है, कांग्रेस में जिस प्रकार की सिर फुटबॉल राजस्थान में बनी हुई है वो हमने नहीं कड़ी की साहब। रमेश मीणा को हमने कहा आप नाराज होकर घर बैठ जाओ, हमने वापस तो आ गए ना, वो तो आगे होंगे, लेकिन नाराज होने 5 दिन तक नाराज रहे, हमने तो नहीं कहा ना। इसलिए जो परिस्थिति, चलिए आरएलपी प्रवक्ता राजेश मांडिया जी, मुकेश जी अभी आप कह रहे थे कि आप अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपने बाकी सबको बुला लिया, लेकिन आपके आरएलपी प्रवक्ता राजेश मांडिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, बीजेपी के साथ है आप लोग, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? एक सीट तो जीत रहे हैं, दूसरी के लिए कुछ उम्मीद है? श्वेता मैडम, सबसे पहले तो मेरा जो माँ भारती के वीर सपूत अपनी सरहद पे शहीद हुए उनको मेरा नमन सलाम जी। बाकी रही इस राज्यसभा चुनाव की बात, तो कांग्रेस का चरित्र सबके सामने है। आज जब रिहर्सल हुई वोटों की तो वो अपने स्टेट प्रेसिडेंट तक का वोट चेक कर रहे हैं गहलोत साहब, विश्वेंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं, खंडेला से एमएलए जो महादेव सिंह जी वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, आंतरिक अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। विधायक जी, शायद विधायक जी भी इस डिबेट में बैठे हैं, मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हूं, तो वहां तकनीकी समस्याओं के कारण मैं नहीं आ पाया वहां। बाकी कांग्रेस का चरित्र बेहद खराब है। लेकिन राजेश मांडिया जी, आपने कहा कि सबका वोट देख रहे हैं, वो ये तो प्रक्रिया थी आज, और मुख्यमंत्री ने तो बैठकर सबका वोट देखा, कैसे चेक किया है कि हाँ कैसे दे रहे हैं, ये सही है गलत, इसमें क्या गलत? वसुंधरा राजे ने भी तो राजेंद्र राठौड़ को दिखाया ही था। विधायकों के लिए अपनाई जा रही है, जो व्यक्ति इस कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना बैठा है, जो व्यक्ति सेंटर में मंत्री रहा है, उसका वोट तक चेक किया जा रहा है। ये कैसा चरित्र है? ये अंदर से घबराए हुए हैं, ये सिर्फ और पायलट खेमे को कंट्रोल करने के लिए सारे प्रपंच जो इन्होंने रचे हैं, एसओजी को इन्होंने जांचें दी हैं। किस चीज से घबराए हुए हैं? घबराए हुए हैं कि हमारे सारी चीजें इनके समझ में ही नहीं आ रही, क्या कहानी है, खुद आपस में लड़ रहे हैं लोग। तभी तो हमने कैंडिडेट खड़ा किया है, यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो कांग्रेस के अंदर असंतुष्ट लोग हैं वो आ जाते हैं हमारे अच्छा, यानी ये आपस में लड़ रहे हैं इसलिए आपने चौथा कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि नाराजगी में ही सही वोट हमें मिल जाए। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या बुराई क्या है? बिल्कुल बुराई नहीं है मैडम, बिल्कुल बुराई नहीं है। मौका मिले तो हर कोई चाहेगा कि जीते। देखिए कांग्रेस के बहुत बिल्कुल राजेश जी बने रहिए आप हमारे साथ। आरसी चौधरी जी, राजेश मांडिया जी ने तो साफ कहा कि इतना ज्यादा गतिरोध, इतनी लड़ाई आपस में है कि कहीं फायदा मिल ना जाए विपक्ष को। देखो मांडिया जी, जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे शासन था और भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्हें नेता कितनी गालियां देते थे,
और ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव जीत के आए थे। और आज इनको ये बताना चाहिए कि ये जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, क्या मोदी जी के कहने से दे रहे हैं, वसुंधरा जी के कहने से दे रहे हैं, इन्हें तो ये बताना चाहिए। इनके पास में तो कोई ठिकाना नहीं, जाने के लिए जगह नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें तो जाना है। सपोर्ट करने की बात है ना, सपोर्ट करने, तभी तो बात कर रहा हूँ, सपोर्ट करने की बात है, तभी तो कह रहा हूँ। किसी को भी कह सकते हैं, बीटीपी आपके साथ आ गई, निर्दलीय आपके साथ आ गई, साथ आ रहे हैं ना इसमें। अगर इन्हें आना था तो ये वसुंधरा जी के खिलाफ चुनाव जीत के आए थे या नहीं जीत के आए थे, बताइए इनको। अगर वसुंधरा जी के खिलाफ ये जीत के आए थे तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा रही है, प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ये लोग। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की नेता आ जाइए वसुंधरा राजे जी, वसुंधरा राजे जी आ जाइए यहाँ पे। इससे पहले अम्बेडकर का पाँव जताने के लिए अमित शाह जी भी आए थे। अमित शाह जी को राजस्थान की जनता ने वापस भेज दिया, वो आ नहीं पाए, वो अपनी टीम से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वसुंधरा जी आ जाए, तोड़ नहीं पाए। इसलिए भारतीय जनता, चलिए देखिए, अब आज की रात है, अब वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है। आरसी जी, एक मिनट। राजेश पांडे जी, आप सभी को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज 18 जून है, 19 जून यानी कल वोटिंग होगी, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक, 5 बजे से काउंटिंग भी होगी, रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। यानी सिर्फ आज की रात है। उम्मीद बीजेपी कर रही है कि यहाँ पर आ जाएं, और जिस तरह से ओंकार सिंह लखावत जी तो बार बार ये कह रहे थे कि आप अंतर्मन से सोचकर वोट कास्ट करें, यानी उनके लिए तो उम्मीद यही है कि जो भी विधायक आ जाए और उनके लिए वोट कास्ट करना चाहे तो। लेकिन क्योंकि ये नंबर गेम है, साफ नजर आता है कि कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जीतेंगे, एक बीजेपी का, और कुछ कहा नहीं जा सकता रात भर में क्या हो, क्योंकि कल जब वोट कास्ट होंगे, जब परिणाम आएंगे तब सामने आ जाएगा। उसके बाद भी बहुत कुछ रहेगा, लेकिन कल दिन भर फर्स्ट इंडिया न्यूज जरूर आपको एक एक तस्वीरें दिखाता रहेगा। बने रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।